हिस्ट्री विद उदय सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम बीए सेमेस्टर 4 के हिस्ट्री ऑनर्स के कोर पेपर 9 का जो अमेरिकन हिस्ट्री से संबंधित है और उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक रूजवेल्ट की न्यू डील नीति के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें, क्योंकि कोविड के कारण विद्यार्थियों के बीच कुछ समस्याएं आ रही हैं। इसमें प्रायः प्रश्न आता है, रूजवेल्ट की न्यू डील नीति का वर्णन करें या रूजवेल्ट की न्यू डील नीति पर निबंध लिखें। आंसर को देखते हैं। सन 1932 ईस्वी में राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार में बढ़ी हुई आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका में वाद विवाद का रूप ले लिया था। हर्बर्ट हूवर, जो 8 माह पूर्व ही राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने उद्योग चक्र चलाने का पुनः अथक प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। हूवर का प्रतिद्वंदी फ्रैंकलिन डिनालो रूजवेल्ट लोकतंत्रवादियों का प्रत्याशी था। उसने कहा था कि मैं अपने आप को अमेरिकी लोगों के कल्याण के लिए न्यू डील नीति के प्रति समर्पित करता हूँ। बहुमत से चुने गए फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट 4 मार्च 1933 ईस्वी को राष्ट्रपति बने थे और रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय कहा था कि यह महान देश रहा है और रहेगा तथा संपन्नता की ओर अग्रसर होगा। हम स्पष्ट रूप से जान लेंगे कि हमें जिस चीज़ से भय है वह खुद का भय है। इस भाषण से अमेरिका वासियों को आर्थिक मंदी का सामना करने की प्रेरणा मिली और राष्ट्रपति ने कहा था, यदि कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है तो हम मंदी को एक आपातकालीन संकट समझकर स्वयं इसका सामना करेंगे। न्यू डील नीति का उद्देश्य को देखते हैं तो देश की विपत्ति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए द्विवर्गीय विधेयक पारित करवाए गए थे। जो प्रथम विधेयक था वह विधेयक जो तत्कालीन तथा आवश्यक समस्याओं से संबंधित था और वे विधेयक जो अस्थायी विकास से संबंधित थे। इन दोनों प्रकार के विधेयकों को क्रमशः सहायता और पुनरुत्थान तथा सुधार और पुनर्निर्माण का नाम दिया गया और इन दोनों को सामूहिक रूप से न्यू डील नीति की संज्ञा दी गई है। न्यू डील नीति का मुख्य उद्देश्य प्रचलित अर्थव्यवस्था में कोई मौलिक सुधार लाना नहीं था, बल्कि राजकीय नियंत्रण और हस्तक्षेपों में वृद्धि करके आर्थिक मंदी के परिणाम को दूर करना था। राजकीय नियंत्रण में वृद्धि का उद्देश्य समाजवादी उपयोगों को लागू करना नहीं था, क्योंकि उत्पादन के साधनों, वितरण और लाभ की निजी स्वामित्व में अमेरिकियों का दृढ़ विश्वास था। न्यू डील नीति के उद्देश्यों का लाभ राष्ट्रपति रूजवेल्ट के इन शब्दों में प्रकट होता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा कृषि तथा उद्योगों में संतुलन लाना चाहते हैं और हम मजदूरी करने वाले, रोजगार देने वाले और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन कायम करना चाहते हैं। हमारा यह भी उद्देश्य था कि हमारे आंतरिक बाजार समृद्ध और विशाल बने रहें तथा अन्य देशों के साथ हमारा व्यापार दोनों पक्षों में आगे बढ़े। न्यू डील नीति की प्रकृति और नीतियाँ। न्यू डील नीति एक क्रांति की तरह था, लेकिन वास्तव में तो यह एक अनुदार कार्यक्रम था। जितना जेफरसन तथा विल्सन महोदयों के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुदार कहा जा सकता है, इसका उद्देश्य वामपंथी, दक्षिणपंथी और हिंसा से संरक्षण प्राप्त करना था, जो अमेरिकी प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था। लेकिन इसका उद्देश्य था संविधान सभी हितों का संतुलन तथा संपत्ति, मानव समाज और स्वाधीनताओं को सुरक्षित रखना था। नए कार्यक्रमों का दर्शन शास्त्र प्रजातांत्रिक था और उसका व्यवहारिक रूप विकासवादी था, क्योंकि 15 वर्षों से जो सुधार का प्रस्ताव तथा विधेयक पड़े हुए थे, अब वे एक साथ प्रसारित किए गए। न्यू डील के अंतर्गत
जो भिन्न नीतियाँ अपनाई गई उन्हें 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जो क्रमशः निम्नवत है। प्रथम, औद्योगिक नीति। रूजवेल्ट का मत था कि औद्योगिकरण के कारण उद्योगपतियों की अत्यधिक प्रतियोगिता के फलस्वरूप लाभ की जगह हानि सहन करना पड़ रहा था। अतः इस संकट को समाप्त करने के लिए लाभ बढ़ाना आवश्यक था और लाभ बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता को समाप्त करना तथा विनियोग करने और विनियोग को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई। औद्योगिक नीति में उद्योग के विकास के लिए मुख्यतः 5 उपाय किए गए। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को जन कार्य पर 30,000 लाख डॉलर व्यय करने का अधिकार दिया गया ताकि रोजगार, लोगों की क्रय शक्ति और अंत में औद्योगिक वस्तुओं की मांग तथा उत्पादन में वृद्धि हो। दूसरा, राष्ट्रपति को प्रत्येक उद्योग में एक कानून बनाने का अधिकार दिया गया ताकि उचित प्रतियोगिता और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की नीति को प्रभावशाली बनाया जा सके। तीसरा, रूजवेल्ट का विचार था कि औद्योगिक उत्थान के लिए यह आवश्यक था कि जनता अत्यधिक क्रय करे और यह तब संभव हो सकता था जब जनता की आय अधिक हो, और अधिक आय के लिए यह आवश्यक है कि जनता मजदूरी वेतन अधिक है। अतः श्रमिकों के लिए सामूहिक मोलभाव की व्यवस्था करने के लिए कांग्रेस द्वारा एक कानून पास किया गया। चौथा, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि न्यूनतम मजदूरी काम करने के लिए अधिकतम घंटे तथा रोजगार की अन्य शर्तों को निर्धारित किया जाए। वे सभी उपाय राष्ट्रीय प्रत्युत्थान अधिनियम नीरा के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। नीरा का अच्छा प्रभाव पड़ा और 1933 के अंत तक रोजगार लगभग 25% की हुई और 1935 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम को अवैध घोषित कर देने पर इससे संबंधित विभाग को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के अवैध हो जाने से सामूहिक सौदेबाजी और श्रम संगठनों के कार्यों में गतिरोध पैदा हो गया। अतः 1935 ईस्वी में बेजमर अधिनियम पारित किया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया। फलस्वरूप गतिरोध की स्थिति समाप्त हो गई। कृषि नीति। न्यू डील नीति की मान्यता थी कि सभी समस्याओं का कारण अत्यधिक उत्पादन है, अतः कृषि उत्पादन को कम करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। 1933 ईस्वी में कृषि समायोजन अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादन पर नियंत्रण, साख का प्रचार, मुद्रा के अवमूल्यन संबंधी नीति अपनाई गई। किसानों को आर्थिक सहायता इसलिए दी गई कि कृषि पदार्थों के अंतर्गत क्षेत्र को कम कर सके। एक व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक कार्यों की उत्पादन सीमा निर्धारित की गई। फलस्वरूप उत्पादन बहुत बढ़ गया। अतः 1936 ईस्वी में इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात रूजवेल्ट ने कृषि नीति में सुधार के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की। पहला, इस प्रकार के अधिनियम बनाए गए कि किसानों ने अपनी कृषि भूमि के एक अंश पर कृषि न करने पर उन्हें अधिक लाभ दिया जाएगा। दूसरा, किसानों को नियंत्रित उत्पादन के बदले में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई। सरकार इस कृषिगत वस्तुओं का निर्यात के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई। तीसरा महत्वपूर्ण नीति, आर्थिक पुनर्स्थापन की नीति। आर्थिक पुनर्स्थापन के लिए भी अनेक उपाय किए गए। घाटे की अर्थव्यवस्था की प्रणाली अपनाई गई। लोक व्यय के लिए विभिन्न उपकरणों तथा संगठनों की व्यवस्था की गई। किसानों को मुद्रा प्रदान किए जाने के लिए प्रक्षेत्र साख प्रशासन स्थापित किया गया। श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त बीमा प्रणाली, बेरोजगारी तथा बुढ़ापे का पेंशन आदि की व्यवस्था की गई। वेजनर अधिनियम द्वारा श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी और श्रमिक संबंधों के रूप में उन्हें संगठित होने का अधिकार पुनः मान्यता प्राप्त हुई। श्रमिक का जीवन स्तर का अंत करने के लिए भी कानून बनाए गए।
वित्तीय नीतियाँ। रूजवेल्ट ने ऋण व्यवस्था में लचीला लाने के लिए बैंकों को आदेश दिया कि बैंकों के पास जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं या स्वर्ण प्रमाण पत्र हैं अतिशीघ्र शासन को लौटा दें। आनन फानन में कांग्रेस की आपात बैठक 1933 में की गई, जिसमें ऋण मसले पर गहरा विचार किया गया और संघीय रिजर्व संस्थाओं एवं फर्मों को आवश्यक मात्रा में ऋण देने की दृष्टि से एक कर दिया गया। संघीय रिजर्व बैंक को नोट प्रचलित करने का अधिकार प्रदान किया गया और आर्थिक स्थिति को सामान्य तौर पर बहाल करने की दिशा में बंद पड़े बैंकों को खोलने पर जोर दिया गया। बैंकों में संघीय ऋण देने की व्यवस्था की गई। लोगों ने राष्ट्रपति के कदमों को स्वीकार करते हुए बड़े ही आशान्वित मन से मात्र 3 सप्ताह 21 दिन के अंदर ही $1 अरब की मुद्रा बैंकों में जमा कर दिए। इस प्रकार राष्ट्रपति रूजवेल्ट के अथक प्रयासों के बाद कहीं जाकर बैंकों से संबंधित संकट का समापन हुआ। इस संबंध में लिपमैन महोदय ने ठीक ही कहा है कि देश का खोया हुआ आत्मविश्वास 1 सप्ताह में ही लौट आया और शासन के प्रति निष्ठा ने जन्म लिया। न्यू डील नीति का मूल्यांकन। न्यू डील नीति के समर्थकों ने इसे आर्थिक संकटों से उबारने वाला कार्यक्रम बतलाया है। इसके कारण रोजगार बढ़ा, कृषिगत तथा औद्योगिक क्रियाओं में वृद्धि हुई, व्यापार और व्यवसाय बढ़े तथा बैंकिंग और मुद्रा पद्धति में लोगों का विश्वास उत्पन्न हुआ। परंतु कुछ आलोचकों का मत है कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने का श्रेय न्यू डील नीति का नहीं है, जितना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुधरते हुए धाराओं की है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वास्तव में न्यू डील नीति अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है। पूर्ण रोजगार तथा उत्पादन को लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकी तथा आर्थिक सहायता भी धीमी और कम रही। किसानों को भी कुछ लाभ नहीं हुए। बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। राष्ट्रीय ऋण 1933 ईस्वी का 19,000 से बढ़कर 1937 ईस्वी में $36,000 मिलियन हो गया। आर्थिक प्रत्युत्थान संतोषजनक नहीं रहा। न्यू डील आर्थिक स्थिति में स्थायित्व नहीं ला सका। पूर्ण वितरण में भी अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो पाया। इस प्रकार यह कार्यक्रम अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मौलिक दोषों को पूरा करने में विफल रहा। लेकिन जो भी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि रूजवेल्ट की इस नीति ने आर्थिक मंदी के कुप्रभावों को बड़ी सीमा तक दूर किया और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अनेक नई बातों का समावेश हुआ, जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं। आर्थिक पद्धति में नियोजन तथा केंद्रीय नियंत्रण, राजकीय नियंत्रण के लिए मार्ग तैयार करना, पूंजीवादी नीति को त्यागने की आवश्यकता नहीं थी, शीघ्र संपन्नता प्राप्त करने की पद्धति ढूंढना, अत्यधिक बचत तथा कम व्यय का सूत्रपात, उपभोक्ता की आय तथा जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि, व्यापार प्रोत्साहन हेतु कम ब्याज दर था। थैंक यू।